तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसी कहानी कहते हैं जो पटना की गलियों से शुरू होके सितारों तक जाती है। और मेरा मतलब सिर्फ फिल्मी सितारों से नहीं है। ये कहानी एक इंजीनियर, एक डांसर, एक एक्टर और हम्म, एक ऐसे इंसान की है जो रात में टेलीस्कोप से शनि के छल्लों को देखा करता था। शायद यही बात इस कहानी को इतना इतना अलग बनाती है। आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है वो सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी के उन पहलुओं पर है जिनके बारे में शायद कम बात होती है। हमारा मकसद मतलब अटकलों या सनसनी पर बात करना बिल्कुल नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन स्रोतों के आधार पर उनकी बेमिसाल जिज्ञासा, उनके सपनों के पैमाने और उस विरासत को समझना है जो वो पीछे छोड़ गए। तो चलिए इस सफर को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक एक्टर के बनने की नहीं है, बल्कि इस सवाल की भी है कि जब एक वैज्ञानिक सोच और एक जिज्ञासु दिमाग बॉलीवुड के ग्लैमरस दुनिया में कदम रखता है तो होता क्या है। कहानी शुरू होती है पटना से। एक प्रतिभाशाली, थोड़ा शर्मीला और बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु बच्चा जिसे मशीनों से और आसमान के तारों से प्यार था। पढ़ाई में हमेशा अव्वल, यहाँ तक कि उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला भी लिया। मतलब एक बिल्कुल तयशुदा सुरक्षित भविष्य का रास्ता। बिल्कुल। लेकिन फिर तीसरे साल में वो सब कुछ छोड़ देते हैं। इंजीनियरिंग छोड़कर मुंबई जाने का फैसला, वो भी सिर्फ कुछ हजार रुपए लेकर। ये सिर्फ एक करियर बदलना नहीं था, ये अपनी पूरी दुनिया को दांव पर लगाना था। और यही यही वो पहला बिंदु है जहां हमें रुककर सोचना चाहिए। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। उनके अंदर का जो कलाकार था वो उन्हें बेचैन कर रहा था। अच्छा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने शायद इस फैसले को भी एक इंजीनियर की तरह ही लिया होगा। एक एक नपातुला जोखिम। मतलब एक कैलकुलेटेड रिस्क। बिल्कुल। वो जानते थे कि वो क्या छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात पे ज्यादा यकीन था कि वो पाना क्या चाहते हैं। इससे पता चलता है कि उनमें गजब का आत्मविश्वास था। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। तो मुंबई में उनके शुरुआती दिन कैसे थे? जाहिर है आसान तो नहीं रहे होंगे। बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि वो दौर संघर्ष का था, लेकिन उन्होंने उस संघर्ष को एक एक ट्रेनिंग पीरियड की तरह इस्तेमाल किया। जब वो शामक डावर के डांस ग्रुप में शामिल हुए तो वो सिर्फ डांस नहीं सीख रहे थे, वो हजारों लोगों के सामने स्टेज पर आत्मविश्वास से खड़े होना सीख रहे थे। राइट। जब उन्होंने बैरी जॉन की एक्टिंग क्लास ज्वाइन की तो वो क्राफ्ट की बारीकियां समझ रहे थे। मतलब वो हर छोटे मोटे काम को सीखने के एक मौके की तरह देख रहे थे। उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने तैयारी की। और फिर वो तैयारी रंग लाई। 2009 में पवित्र रिश्ता के साथ मानव देशमुख का किरदार मतलब एक सनसनी बन गया था। वो हर घर के आदर्श बेटे, एक ऐसे चेहरे बन गए जिस पर पूरा देश भरोसा करता था। हाँ, और यहीं पर उनकी कहानी का सबसे आकर्षक विरोधाभास सामने आता है। जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रहा था तो एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। क्या? पर्दे पर वो एक सीधे साधे आदर्शवादी मानव थे, लेकिन असल जिंदगी में वो इस शो से हुई अपनी कमाई का हर रुपया एस्ट्रोफिजिक्स की पढ़ाई और एक शक्तिशाली टेलीस्कोप खरीदने के लिए बचा रहे थे। ये तो कमाल है। मतलब एक तरफ वो देश के सबसे चहेते टीवी स्टार थे और दूसरी तरफ वो ब्रह्मांड के रहस्यों में खोए हुए थे। क्या हमारे स्रोत इस पर कोई रोशनी डालते हैं कि इन दो दुनियाओं में कोई टकराव था या वो एक्टिंग को सिर्फ एक जरिया मानते थे अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासाओं को पूरा करने का? ये एक बेहतरीन सवाल है। स्रोतों से ऐसा लगता है कि उनके लिए एक्टिंग और विज्ञान अलग अलग नहीं थे। वो एक ही सिक्के के दो पहलू थे। दोनों ही दुनिया को समझने और अनुभव करने के तरीके थे। एक्टिंग किरदारों की साइकोलॉजी को समझने का जरिया थी और विज्ञान ब्रह्मांड के नियमों को। शायद इसीलिए वो अपने किरदारों में भी एक गहरी सोच और तैयारी लाते थे, ठीक एक वैज्ञानिक की तरह। उनके लिए एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं था। तो पवित्र रिश्ता ने उन्हें हर घर में पहुंचा दिया, लेकिन अक्सर टीवी की सफलता एक्टर्स के लिए एक सुनहरा पिंजरा बन जाती है। सही बात है। सुशांत के मामले में ऐसा लगता है ये सिर्फ एक लॉन्च पैड था। वो बड़े पर्दे के लिए तैयार थे और उन्होंने ये छलांग काई पोचे से लगाई। अभिषेक कपूर ने उनमें वो चिंगारी देखी। समीक्षकों ने उन्हें ईमानदारी का नया चेहरा कहा था। हाँ, मुझे याद है। इसके बाद शुद्ध देसी रोमांस और खास तौर पर डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी जैसी फिल्मों से उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि एक एक्टर हैं। वो किरदारों के साथ प्रयोग करने से डरते नहीं थे। लेकिन फिर 2016 में वो फिल्म आई जिसने सब कुछ बदल दिया,
MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। धोनी का किरदार निभाना, ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। बहुत बड़ा। अगर वो चूक जाते तो शायद पूरा देश उन्हें नकार देता। स्रोतों के मुताबिक उन्होंने इस किरदार के लिए ऐसी क्या तैयारी की थी कि वो पर्दे पर धोनी ही लगने लगे। उनकी तैयारी अविश्वसनीय थी। उन्होंने सिर्फ धोनी के चलने फिरने या बोलने के तरीके की नकल नहीं की, उन्होंने महीनों तक पूर्व क्रिकेटर किरण मौर्य के साथ ट्रेनिंग की, रोज घंटों तक नेट्स में पसीना बहाया ताकि वो उस हेलीकॉप्टर शॉट को परफेक्ट कर सकें। अच्छा। लेकिन इससे भी ज्यादा उन्होंने धोनी की मानसिकता को समझने की कोशिश की कि एक शांत कप्तान के दिमाग में क्या चलता है, दबाव में वो कैसे फैसले लेते हैं। इस पर उन्होंने गहरा अध्ययन किया। वो किरदार को निभा नहीं रहे थे, वो किरदार को जी रहे थे। और वो फर्क पर्दे पर साफ नजर आया। बिल्कुल। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड के A-लिस्टर्स में शामिल कर दिया। वो अब एक भरोसेमंद स्टार थे, लेकिन ज्यादातर सितारों के उलट ऐसा लगता है कि स्टारडम उनके लिए मंजिल नहीं थी। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार उनके लिए सफलता एक टूल थी, एक साधन थी, जिससे वो अपनी दूसरी जिज्ञासाओं को पूरा कर सकते थे। अब उनके पास बेहतर संसाधन थे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और उनके सपने किसी आम स्टार जैसे नहीं थे। हाँ, उनकी वो 50 सपनों की लिस्ट वो वाकई कमाल की है। एक तरफ हवाई जहाज उड़ाना सीखने जैसा एडवेंचरस सपना, तो दूसरी तरफ बच्चों को कोडिंग सिखाने में मदद करने जैसा सामाजिक सपना। ये क्या दिखाता है? यही कि उनके लिए अनुभव कमाना पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी था। वो जीवन को एक लेबोरेटरी की तरह देखते थे। एक लेबोरेटरी? हाँ, जहां हर चीज को आजमाया जा सकता है, सीखा जा सकता है। उस लिस्ट में नासा के स्पेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना, आयरनमैन ट्राइथलॉन की तैयारी करना, पाइथन में कोडिंग सीखना, ये सब शामिल था। ये लिस्ट किसी एक्टर की नहीं, एक जान के खोजी की लगती है। बिल्कुल, एक पॉलीमैथ की। उनके पास एक बहुत शक्तिशाली टेलीस्कोप भी था, है ना? हाँ, एक मीड 14 LX600 टेलीस्कोप। वो उसे टाइम मशीन कहते थे। टाइम मशीन? हाँ, वो अक्सर अपनी बालकनी से या किसी दूर दराज जगह पर जाकर घंटों तक शनि के छल्लों, बृहस्पति के चंद्रमाओं को देखते थे, और इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक नहीं रखते थे, अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ भी साझा करते थे। जैसा कि उन्होंने एक बार लिखा था, अगर आप इसका सपना देख सकते हैं तो आप इसे सीख सकते हैं। ये लाइन, ये उनके पूरे जीवन के दर्शन को बयां करती है। लेकिन ये सब चकाचौंध के पीछे की कहानी है। पर्दे के इस तरफ शोहरत अपने साथ उम्मीदों का बोझ, तुलना और अकेलापन भी तो लेकर आती है। हाँ, और इस पे बात करना जरूरी है। सफलता के बावजूद उन्हें बॉक्स ऑफिस के दबाव, इंडस्ट्री की अंदरूनी राजनीति और लगातार होने वाली ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा। उनके दोस्त उन्हें एक बहुत गहरे, विचारशील और कभी-कभी एकांत पसंद इंसान के तौर पर याद करते हैं। वो शायद उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे जो फिल्म इंडस्ट्री की सतही दुनिया में आसानी से नहीं मिलते। जून 2020 में उनके निधन की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उसके बाद बहुत शोर हुआ, कई तरह की बातें हुई, लेकिन उस शोर के बीच जो एक चीज खो गई, वो थी एक गहरा दुख और कुछ जरूरी सवाल। सही कहा। इस दुखद घटना ने हमारे स्रोतों के मुताबिक एक बहुत जरूरी राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया। वो बहस थी उच्च दबाव वाले करियर में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में। इसने हमें एक समाज के तौर पर यह सोचने पर मजबूर किया कि हम अपनी रचनात्मक प्रतिभाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्या हम उन्हें वो समर्थन दे पाते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है? तो फिर जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की विरासत क्या है? उन्हें किस तरह याद किया जाना चाहिए? मेरे ख्याल से उनकी कहानी का अंत कैसे हुआ, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि उनकी कहानी ने हमें सिखाया क्या। उनकी विरासत उनकी फिल्मों से कहीं ज्यादा बड़ी है। वो इस बात की मिसाल हैं कि बुद्धिमत्ता और विनम्रता, महत्वाकांक्षा और जिज्ञासा, ये सब एक साथ रह सकते हैं। वो याद दिलाते हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ अवार्ड्स या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं होता, बल्कि लगातार सीखते रहना होता है। बिल्कुल, अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाते रहना होता है। और शायद ये भी कि सपने देखने वालों को हमारे ईर्ष्या की नहीं बल्कि सहानुभूति की जरूरत होती है। उनकी आखिरी फिल्मों में से एक छिछोरे, हाँ, उसका एक डायलॉग था जो अब और भी ज्यादा मायने रखता है। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है खुद जिंदगी। बिल्कुल, वो एक जरूरी संदेश छोड़ गए कि हारना या जीतना जिंदगी का हिस्सा है। जरूरी ये है कि हम दोनों को संभालना सीखें। सुशांत सिंह राजपूत ने हमें हमेशा सवाल पूछते रहने, सीखते रहने और
कभी भी उम्मीद का दामन न छोड़ने की प्रेरणा दी। तो शायद एक विचारक को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि हम खुद और गहराई से सोचें। हम सिर्फ सफलता का जश्न ना मनाएं, बल्कि उसके पीछे के संघर्ष को भी समझें और अपनी जिंदगी में जिज्ञासा की उस लौ को हमेशा जलाए रखें, जो हमें तारों को देखने के लिए प्रेरित करती है।